नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन की 9th यूनिट साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स को बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही कमाल क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से इस यूनिट को देखेंगे और इस यूनिट के अंदर हम इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, देन उसके बाद एमसीक्यू, सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 9 ऑफ फिजिकल एजुकेशन और इस यूनिट का नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो बहुत ही कमाल की वाली यूनिट है और इस यूनिट के अंदर हमें देखना है पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, एक्सरसाइज, एडहेरेंस, देन हम देखेंगे एग्रेशन और फिर हम देखेंगे कुछ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो आगे और यार किसी भी एग्ज़ाम को अप्रोच करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसके पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करके जाएं। तो बाज़ार में बहुत सारी किताबें हैं यार और इन किताबों को मैंने सर्च किया और लास्ट में एक किताब जो मुझे पसंद आई, क्योंकि यार इसके अंदर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती है ना। आप फिजिकल एजुकेशन का अलग से सैम्पल पेपर लेने का इतना मतलब रहता नहीं है, तो एक ही ले लो भाई साहब, पैसे बचेंगे। और इसके अंदर मैंने देखा कि यार बहुत ही क्वालिटी यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं और बिल्कुल जो एग्ज़ाम में आते हैं ना उस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें आपके एमसीक्यू आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस स्टडी। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से दे रखे हैं और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दे रखी है। तो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगे वाले सैम्पल पेपर और इस सैम्पल पेपर का नाम है ओसवाल गुरुकुल। 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही कमाल के, ज़रूर से आप इसको ट्राई कीजिएगा। और मैंने भी अपने सारी वीडियोज़ के अंदर इन्हीं किताबों से जो क्वेश्चन है उनको लिया है। तो आज भी हम इसी किताब के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप इस ओसवाल गुरुकुल की किताब को परचेज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है पर्सनैलिटीज, डेफिनेशन एंड टाइप्स, उसके ट्रेट्स एंड टाइप्स। तो जो वर्ड पर्सनैलिटी है उसको डिराइव किया है एक लैटिन वर्ड पर्सोना से, जिसका मतलब होता है मास्क, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुखौटा। अब ये वो जो कोविड वाला मास्क है वो नहीं है ना, ये मुखौटा है, जो कि आपने देखा होगा कई बार जब ड्रामा होता है तब पहना जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि यार पर्सनालिटी एक इस तरह का मास्क है जिसको इंडिविजुअल यूज़ करता है सोसाइटी या एनवायरनमेंट से डील करने के लिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा एक ही व्यक्ति दो दो मुखौटे पहन के रखता है ना, घर पे अलग और स्कूल में अलग। आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चों को जो कि भाई साहब स्कूल में इतनी उधम करते हैं कि क्या ही बताएं, और घर पे जाके बिल्कुल वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं पर्सनैलिटी, कि आप जब सोसाइटी के सामने जाते हो तो किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे करते हो। तो अब जो पर्सनालिटी है इसमें आपके फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और बिहेवियरल क्वालिटीज़ भी आती है। तो बेसिकली एक ओवरऑल इंडिविजुअल को देखा जाता है। एग्जाम में अगर आता है तो कैसे लिखना है, सबसे पहले तो ऊपर वाली लाइन लिख देना, द वर्ड पर्सनालिटी, देन उसके बाद पर्सनालिटी की डेफिनेशन, की पर्सनालिटी इज़ ए मास्क जिसको इंडिविजुअल के द्वारा यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद भी जगह बच जाती है तो फिर तीसरी लाइन लिखना है ना। और बाई चांस अगर ये सारी चीज़ें भी नहीं जमती है तो ये वाली डेफिनेशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कि इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, कैपेसिटी, है ना। जितने भी शब्द आप जोड़ सकते हो उसको जोड़ सकते हो। एक बार समझा भी देता हूँ कि क्या है। तो ये एक इंटीग्रेशन है ना, पर्सनैलिटी किसी एक कैरेक्टर से मिलकर नहीं बनी है, बहुत सारे कैरेक्टर्स का इंटीग्रेशन है। जैसे आपका बिहेवियर कैसा है लोगों के सामने, आपके क्या इंटरेस्ट है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्रिकेट अच्छा लगता है तो फिर आप जब भी क्रिकेट की बातें होगी तो भाई साहब एकदम निखर के आओगे। और बाई चांस आपको फुटबॉल अच्छा नहीं लगता है तो भाई साहब जब फुटबॉल की बातें होंगी तो आप गुमसुम रहोगे। देन उसके बाद आपकी कितनी कैपेसिटी है, क्या आपका एटीट्यूड है ना, क्या आपका एप्टीट्यूड है, इन सारी चीज़ों पर भी पर्सनैलिटी निर्भर करती है। अब आगे हम चलते हैं। तो पर्सनैलिटी को दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। एक है अपने पास विलियम हर्बर्ट शेल्डन, WH शेल्डन का क्लासिफिकेशन, जिन्होंने फिजिकल बेसिस है ना, आपकी फिजिक के बेसिस पर पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया 3 पार्ट्स में, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। अब इसके सिर्फ अपने को नाम याद रखने क्योंकि डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है। लेकिन जंग्स जो है ना, तो जंग भाई जो अपने थे, इन्होंने मेंटल बेसिस पे, दिमाग के बेसिस पर पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया है इनटू 3 पार्ट्स, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। तो इनको बहुत अच्छे से अपन देखेंगे। तो फिर भी एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ। एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ क्या होता है। एक्टोमॉर्फ मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला व्यक्ति। मेसोमॉर्फ मतलब एकदम एथलीट टाइप व्यक्ति जिसके 6 पैक्स हैं और हर एक स्पोर्ट्स में बहुत ही बेहतर परफॉर्म करता है। देन एंडोमॉर्फ क्या होता है, कैसा व्यक्ति जो कि गोलू मोलू है ना, मोटा सा, जैसे सुमो पहलवान, तो एंडोमॉर्फ में आएंगे।
देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जंग भाई का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो जंग भाई, जैसे कि अपन ने देखा कि मेंटल बेसिस पे पर्सनालिटी को क्लासीफाई किया। इन शब्दों को आपने कई बार सुना होगा, जैसे इंट्रोवर्ट, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंटरनल वर्ल्ड ऑफ थॉट से मोटिवेटेड है ना, वो अपने में ही खोया रह रहा है, तो उसको हम इंट्रोवर्ट बोलेंगे। अब इसका पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा मूडी, अनसोशल, क्वाइट और पेसिमिस्ट ना। पेसिमिस्ट मतलब जो कि हमेशा नेगेटिव सोचता है, तो इस तरह का व्यक्ति वो रहेगा। जबकि एक्सट्रोवर्ट खास इसका अपोजिट हो जाएगा। तो एक्सट्रोवर्ट एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट से एसोसिएट आप उसको कर सकते हैं या उससे वो मोटिवेट होता है। देन इसके बाद वो सोशल सेटिंग्स में बहुत ही अच्छे से इंटरेक्ट करेगा, फ्रेंडली रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा एंड रिस्पॉन्सिव रहेगा, बहुत ज़्यादा लाइवली लीडर वो रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। इन दोनों का जो कॉम्बो ऑफर रहता है वो रहता है एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट मिक्स ट्रेट है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का, एंड इनके फ्रेंड्स रहेंगे लेकिन बहुत कम रहेंगे। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम बना के आ सकते हो एग्जाम में भी। अब आगे अपन चलते हैं। तो जब हम पर्सनालिटी को क्लासीफाई करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर एक बिग 5 पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन आता है ना, जिसको अपन बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी भी बोलते हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो साइड में आपको देखने को मिल रहा है, ओशियन, OCEAN। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो ना, ओशियन, ओशियन मतलब समुद्र। तो ओ से आ जाएगा ओपननेस, खुलापन। देन उसके बाद सी से आ जाएगा कॉन्सेंटियसनेस, फिर आ जाएगा अपने पास एक्स्ट्रावर्जन, फिर एग्रीएबलनेस एंड लास्ट में आ जाएगा न्यूरोटिसिज्म। तो क्या क्या ये होते हैं, है ना। इनके कुछ कैरेक्टर्स तो आपको स्लाइड पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति ओपन है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें रहेंगी, कॉन्सेंटियस है तो ये, है ना। अब देखो इनमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ इंटरलिंक भी की जा सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट ये है, ठीक है। तो एग्जाम में बस एक रफ आइडिया मैं आपको दे दूंगा, तो उसको आप लिख के आ जाओगे, काम बन जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, है ना। बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट, तो इसको ओशन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। एंड पहला है ओपननेस। तो अगर कोई व्यक्ति ओपन रहेगा, है ना, ये किसी की भी पर्सनालिटी के ट्रेट है। तो अगर आपको किसी की पर्सनालिटी को जज करना है तो फिर आप, है ना, एक डायरी लेना और OCEAN लिख लेना और उसके आगे टिक मारते जाना, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप सामने वाले व्यक्ति के अंदर देखना कि हाँ डन 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 डन, तो आप उसकी पर्सनालिटी का मस्त असेसमेंट खुद से भी कर सकते हैं। तो पहला है ओपननेस। ओपननेस में क्या होगा कि वो क्रिएटिव रहेगा, इंटेलिजेंट रहेगा और भाई साहब आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ वो ले लेके आएगा, है ना। तो उसको आप बोलोगे ओपननेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्रिकेट में देखोगे तो जो कैप्टन होगा उसके अंदर हम चाहेंगे कि वाली क्वालिटीज़ रहे। देन कॉन्सेंटियसनेस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे एग्जाम टाइम में आप देख सकते हो किसी व्यक्ति को क्या कितना ऑर्गेनाइज्ड है। देन डिपेंडेबल, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। एंड डिटरमिन्ड, भाई साहब इच्छा तो ऐसी है कि वर्ल्ड कप जीत लाए, है ना। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसके अंदर दृढ़ संकल्प है, इच्छा है। देन एक्स्ट्रावर्जन मतलब क्या होता है, वार्म एंड एक्साइटेड, एक्साइटेड रहता है। असर्टिव मतलब उसकी बात लोग मानते हैं, और चीयरफुल है ना, हमेशा हंसता मुस्कराता रहता है। देन अगला आ जाएगा एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस का मतलब क्या होता है, पहला आ जाएगा एफेक्शनेट, भाई साहब सबसे लगाव रखता है। एल्ट्रुइस्टिक, है ना, एल्ट्रुइस्टिक मतलब बिल्कुल आप बोल सकते हो जिसके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा है और एक पॉजिटिव नज़रिया है। देन एमिकेबल, एमिकेबल भी आप बोल सकते हो जिसका सभी लोगों से लगाव है ना, जो सभी का प्रिय है। देन अगला आ जाएगा जो कि थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जाता है, न्यूरोटिसिज्म। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई साहब जल्दी एंशियस तो नहीं हो जाता है क्या, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है क्या, रेगुलर मूड स्विंग्स तो नहीं हो रहे हैं, तो वो होता है न्यूरोटिसिज्म। तो ये 5 जो कैरेक्टर्स हैं इनको आप इस टेबल की मदद से भी याद रख सकते हैं। थोड़ा और अगर डिटेल में अपने को देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ओपननेस ट्रेट है, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या वो इमेजिनेटिव है, इंसाइटफुल है ना, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी है फिर नहीं, क्या वो नई चीज़ों को जानना चाहता है फिर नहीं, तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। कॉन्सेंटियसनेस का मतलब क्या हो जाएगा कि क्या वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, क्या वो अपने वर्क को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करता है, क्या वो हार्ड वर्क करता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती है। एक्स्ट्रावर्जन मतलब एनर्जी देखी जाएगी, क्या वो टॉकेटिव है, सोशलेबल है ना। देन क्या उसके अंदर एक असर्टिवनेस वाली क्वालिटी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्पोर्ट में आपको टीम का कैप्टन बनाना है किसी को, तो आप उसके अंदर देखोगे कि यार लोग इसकी बात तो माने, है ना। अगर ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी कोई बात ही नहीं मानता तो फिर अच्छी लीडरशिप वहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा असर्शन भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एग्रीएबलनेस मतलब कॉपरेशन होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए ना। मतलब किसी की चोट लग गई तो ऐसा नहीं यार हटाओ उसको बाहर निकालो दूसरे को लाओ, भाई उसकी मदद करो, थोड़ा सा उसके पास जाओ, उसको सपोर्ट करो, उसको मोटिवेट करो, चीयर करो। तो ये सारी क्वालिटी एक व्यक्ति में होना चाहिए। देन न्यूरोटिसिज्म अपन ने देखा ही है कि इमोशनल स्टेबिलिटी होना चाहिए, ज़्यादा एंगर उसको नहीं आना चाहिए, एंगर आए तो कंट्रोल कर ले भाई साहब, है ना। देन उसके बाद जो एंजाइटी है उसको भी वो कंट्रोल करके रखे। मालूम पड़े भाई साहब जो कप्तान है उसको इतना स्ट्रेस आ गया कि
बाकी टीम तो उसको देख के डर रही है कि भाई ये ना मर जाए मैच तुम्हें जीत हार तो लगी रहती है, ये निपट गया तो काम चल जाएगा अपना। तो इसलिए कूल काम कैप्टन होना चाहिए, जैसे आपको एग्जाम्पल पता ही है महेंद्र सिंह धोनी। देन इसके बाद अगला आ जाता है टॉपिक मोटिवेशन। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और डे टू डे लाइफ में भी यार हमें इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। और ये एक लैटिन शब्द मूवेट से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टू मूव, है ना, धक्का देना। जैसे होता है ना यूट्यूब की दुनिया में आप जाते हो, भाई मुझे मोटिवेट कर दे, तो वहाँ से आ जाते हैं संदीप माहेश्वरी जी और वो आपको धक्का लगाते हैं कि भाई तू कर सकता है। तो क्या हो रहा है बेसिकली, मोटिवेशन इज टू मूव, आपको धक्का लगाया जा रहा है। अब देखो धक्के दो तरीके से लग सकते हैं। पहला इंटरनल, अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि बिड़ू तू कर सकता है, और एक है बाहर का धक्का, है ना, आपको किसी दोस्त ने मोटिवेट कर दिया, अरे तेरा जन्म ही हुआ है महान कार्य करने के लिए, कहाँ तू ये तुच्छ काम कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ से आप मोटिवेट हो जाते हो कि नहीं भाई साहब बिल्कुल यार, जिस दिन मेरा जन्म हो रहा था उस दिन रात को बारिश भी हुई थी, लगता है बिल्कुल भगवान की ये चाह थी कि इसका अवतार हुआ है और किसी बहुत तगड़े पर्पस के लिए हुआ है। तो आप फिर मोटिवेट हो जाते हो, या फिर मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देख के, ये सब भी एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं। अब देखो ये एक्सेप्ट तो किया जाता है कि मिरेकल होते हैं, चमत्कार होते हैं, लेकिन भाई साहब चमत्कार को नमस्कार तभी है जब बंदा मोटिवेटेड है ना। तो अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं है तो फिर कोई चमत्कार आपकी मदद नहीं कर सकता। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जाम में लिख के आ सकते हो, कोट एंड कोट, एंड इट इज़ नथिंग बट अरोजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटी। तो भाई साहब आपको क्या करना है, जो भी आप कार्य करते हो उसको कंटिन्यूस करना है ना। ऐसा नहीं भाई साहब प्री बोर्ड में नंबर कमाए बिल्कुल बैठ गए कि अरे यार अपनों से तो ना हो पाएगा बेटू, इस बार तो अपने बस की बात नहीं है, अगली बार बहुत अच्छे से तैयारी करूँगा। तो ऐसा ख्याल नहीं लाना है, आप कर सकते हो। देन उसके बाद नो लर्निंग इज सक्सेसफुल अनलेस इट इज़ मोटिवेटेड इनफ। तो जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तब तक भाई साहब कोई ज्ञान आपके अंदर नहीं जा पाएगा। अब बोला जाता है स्पोर्ट्स के अंदर टीचर या जो कोच है उसका रोल होता है ना, टीच करना, जबकि ये टीचिंग तक सीमित नहीं है। यहाँ पर एथलीट को ट्रेन किया जाता है, उसके साथ साथ मोटिवेट भी किया जाता है कि भाई तू कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा, है ना, मैं क्रिकेट के उदाहरण बार बार लेता हूँ क्योंकि मैं खुद क्रिकेट देखता हूँ, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आपका जो भी फेवरेट खेल हो उससे एसोसिएट कर लेना इसको। जैसे क्रिकेट में, है ना, कोच की बहुत अहम भूमिका रहती है। अब देखो विराट कोहली को और क्या ही कोई सिखा देगा बहुत ज़्यादा, है ना, वो भी वो प्लेयर जो कि उससे फ्लॉप प्लेयर है ना। जनरली जो कोचेस रहते हैं कोई बहुत ज़्यादा महान बल्लेबाज तो नहीं रहते, जैसे अभी तो हैं फिलहाल राहुल द्रविड़, लेकिन हाँ कभी ऐसा होता है बॉलर कोच है, अब ऐसा बॉलर क्या ही सिखा देगा विराट कोहली को। लेकिन हाँ वो एक काम जरूर कर सकता है कि वो जब विराट कोहली का लो फेज आए तो उसको मोटिवेट जरूर कर दे, ठीक है। तो ये काम होता है कोच का, तो अच्छा कोच भी इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। देन इसके बाद मोटिवेशन का आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं एग्जाम में कि एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसके अंदर इंडिविजुअल इज फोर्स बाय इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस टू अचीव द गोल। ये परफेक्ट डेफिनेशन है, एज इट इज लिख के आ जाना, फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, है ना, अब की बारी सैम्पल पेपर में हम देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस भी आया है, तो अच्छे से देखेंगे। और अपने सिलेबस में एक टॉपिक है टेक्निक, है ना, कैसे आप मोटिवेट हो सकते हो। सो टेक्निक पहला है फीडबैक। अगर आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक दे दे कि अरे भाई बहुत ही गजब का खेल रहा है, तो आप मोटिवेट हो जाओगे। इवैल्यूएशन, है ना, आपकी एग्जाम हुई, बहुत ही गजब के मार्क्स आ गए, मोटिवेट हो गए कि अरे अब की बार बोर्ड में रैंक 1 अपनी है, 2 आई तो वापस बोर्ड एग्जाम दूंगा देन उसके बाद है लेंथ ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, है ना, प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ गए तो भाई मेन बोर्ड में भी कॉन्फिडेंस रहेगा, मोटिवेशन रहेगा। वैरायटी, है ना, वैरायटी मतलब जैसे एग्जाम का हम लें तो आपने मल्टीपल तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, अब भाई साहब आए कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ईजी गोल सेटिंग, है ना, ऐसा नहीं कि भाई साहब आपने गोल बनाया और पढ़ने बैठ गए कल पूरी एनसीईआरटी मैथ्स ख़त्म कर दूंगा, परसों फिजिक्स, नरसों केमिस्ट्री। तो भाई साहब ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा टफ गोल सेटिंग है। इजी गोल सेटिंग करना है कि कल मैथ्स का एक चैप्टर, परसों फिजिक्स का एक चैप्टर, तो आराम से कर लोगे। क्रिटिसिज्म, कई बार होता है कि आपकी किसी ने भारी आलोचना कर दी, है ना, क्लास के सामने आपको मुर्गा बनाया गया, तो आपने ठान लिया कि भाई साहब इस टीचर के सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लाऊंगा एग्ज़ाम में कि भाई साहब दुनिया मुझे याद रखेगी कि एक महापुरुष का जन्म हुआ था जिसको क्लास में शर्मिंदा किया गया था, लेकिन उसने फिर बोर्ड में जो तीर मारा इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज हो गया, है ना। तो क्रिटिसिज्म से भी क्या होता है, आपके अंदर मोटिवेशन का भूत जाग जाता है। देन स्कॉलरशिप, प्रेज, है ना, प्रेज मतलब आपकी तारीफ करना। इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंट है ना, मस्त। जैसे इंडिया टीम को भारत में वर्ल्ड कप होता है तो भाई बहुत ज़्यादा चीयर किया जाता है, तो मोटिवेट हो जाते हैं वो लोग। मीडिया में प्रशंसा होना, रिकॉर्ड्स, है ना, आप 100 शतक बनाने के करीब हो तो आप और अच्छे से खेलोगे। देन ग्रेडिंग जो की जाती है आपके स्कूल में, A
ग्रेड, बी ग्रेड, एंड फिर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपको आपकी मतलब फॉर एग्जांपल क्रश है और उसके साथ बोल दिया कि भाई साहब आप दोनों मॉनिटर हो और आपको क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस रखना है। देखो भाई कोई चूं कर दे, है ना, कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और अब जो आपका मोटिवेशन है वो 7वें आसमान पे है ना, तो किसी ने चूं भी कर दी तो भाई साहब आप जाके दंगा कर दोगे वहाँ पे। तो ये सारे कारण हैं, है ना, ये सारे टेक्निक्स हैं जिससे आप किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हो। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपन आगे। इंटरनल एक्सटर्नल को मैंने थोड़ा और डिफाइन कर रखा है एग्जाम पर्पज़ के लिए। जो अपन ने अभी तक डिस्कस किया वही है कि इंटरनल फोर्सेस से मोटिवेट होना, है ना, मोटिवेट होता है अपने खुद से। जैसे आपके अंदर कीड़ा चढ़ गया कि भाई साहब बनूंगा तो IAS अधिकारी ही, और वो आपको अंदर से एक भावना आई है कि नहीं यार मुझे देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे मेरे माता पिता के लिए कुछ करना है ना, तो अंदर से भाव आया, लंबे समय तक रहेगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, आपने भाई साहब वीडियो देखा, एस्पिरेंट सीरीज देख डाली और उसके बाद आपने देखा बनूंगा तो मैं कलेक्टर ही, है ना, अब वहाँ से मोटिवेशन है, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। या किसी आपने चलते फिरते अधिकारी को देख लिया, है ना, या फिर आपने किसी IITN को देख लिया, आपके अंदर भाव आ गया कि नहीं भाई साहब बनूंगा तो IITN ही, तो वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं। अब आ जाता है एक्सरसाइज एडेरेंस, ये नया टॉपिक है, क्या रीज़न है, बेनिफिट है, ये सब देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जो वर्ड अडेरेंसेस को कहाँ से लिया गया है। तो इसको लिया गया है मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसको डिफाइन किया गया है। सो इट इज़ बेसिकली बिहेविंग अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर रूल। तो आपसे बोलते हैं ना कि जो भी रूल्स हैं, है ना, जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है आपको उसको अडेयर करना है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, जो स्कूल की ड्रेसिंग सेंस है ना, टाई, बेल्ट, शर्ट, वाइट शर्ट, ग्रे पैंट, जो भी आपका स्कूल का ड्रेस है आप बिल्कुल उसको पहन के आते हो। नहीं आते हो, अगर आप एडहेयर टू नहीं करते हो तो असेंबली से बाहर निकाल दिया जाता है ना, एक चेकिंग करने वाली मैडम रहती है वो निकाल देती है बाहर की, जाओ बेटा फाइन भर के आओ, है ना। सो वो होता है एडहेरेंस। तो बेसिकली बिहेविंग अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर रूल, पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स, या फिर एक फिक्स्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग। तो अगर हम एक्सरसाइज अडेरेंस को डिफाइन करें सिंपलेस्ट टर्म में तो ये इट इज़ द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल मेंटेन एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइज्ड इंटरवल, एक्सरसाइज डोज, एक्सरसाइज डोजिंग रिजीम। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है इन शॉर्ट कि एक्सरसाइज एडेरेंस का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर रूटीन पर एडेयर टू करते हो। अगर आपने ठान लिया कि हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज करूँगा, ये मैं खाना खाऊँगा, ये मेरा पैटर्न रहेगा, तो आप उसको ही बस फॉलो कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं एक्सरसाइज अडेरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, है ना, क्योंकि आज के ज़माने में जब इंस्टा रील्स का ज़माना आ चुका है तो है ना, अब मोटिवेट होते हैं थोड़ी से टाइम के लिए कि जिम जाएंगे भाई साहब, अगले दिन वापस ठंडे पड़ जाते हैं। तो एक्सेस अथेरेंस के रीज़न क्या हैं, क्यों हम करना चाहते हैं, है ना। तो वैसे तो बॉल बच्चन वाला टॉपिक है, जो आपके मन में आए लिख देना, सही माना जाएगा। पहला है आप सोशल फिजिक एंजाइटी, है ना, अरे भाई साहब स्कूल में सब मोटा मोटा बोल रहे हैं, ठीक है, तो आपके मन में आया चलो भाई साहब जिम चलते हैं, है ना। देन रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीज़, तो आप चाहते हो डिजीज़ ना हो, रिक्रिएशन हो जाता है, जिम में जाते हो 4 दोस्त मिल जाते हैं, मेंटल रिलैक्सेशन हो जाता है ना, बिल्कुल माइंड शांत हो जाता है, एंड सोशलाइजेशन, वही है ना, 4 लोग मिल जाते हैं। और भी आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे जो नीचे वाली बेनिफिट्स हैं, है ना, उसी के कारण आप जिम जाते हो, तो जो बेनिफिट्स लेके वो वापस आप रीज़न में भी लिख सकते हो। अब ऐसे बेनिफिट्स में बोल बच्चा नहीं करना है। एक्सरसाइज के बेनिफिट क्या होंगे, तो हेल्थ रहेगी आपकी अच्छी, स्ट्रेस से आपको छुटकारा मिलेगा, हैप्पीनेस रहेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, सोशल कोहेशन, है ना, कोहेशन मतलब क्या होता है, बॉन्ड, तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी लोगों से, एंड वैल्यू ओरिएंटेशन, तो आपके अंदर जो मूल्य है ना, वो मस्त वाले विकसित हो जाएंगे, आपके अंदर सद्गुण आ जाएंगे, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हो, फिजिक के बारे में सोचते हो, है ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं आपका मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हर एक तरीके से डेवलपमेंट होता है। और अगर सब कुछ एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग रहेगा तो फिर वो सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करने की सोचेगा। देन इसके बाद अगला आ जाता है कि क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे आप एक्सरसाइज एंडेरेंस को अचीव कर सकते हैं। पहला है गोल सेट करना, है ना, जैसे अगर आप वेट गेन करना चाहते हो, अभी आपका वजन है 50 किलो, आप चाहते हो 65 किलो हो जाए, तो आप गोल लगाओ, है ना, छोटे छोटे गोल के इस महीने के अंत तक मैं 52 पे जाऊँगा, फिर 54, फिर 60, है ना, तो इस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे। देन एडिंग वेराइटी टू एक्सरसाइज, सिर्फ एक तरीके एक्सरसाइज नहीं करना, जैसे जो जिम जाते हो तो समझते होंगे, है ना, चेस्ट की अलग दिन होता है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, लेग्स, तो बहुत सारी तरीके की एक्सरसाइज की जाती है। देन सोशल सपोर्ट एनहेंसमेंट, तो इसका मतलब होता है कि अपने घर परिवार वालों को भी आप एंगेज करो, उनको भी बोला जाए कि भैया मोटिवेट करो बंदे को, है ना। जैसे अब घर वाले ताने देंगे, अरे जिम जाता है पैसे बिगाड़ता है, तो फिर आप कहीं ना कहीं मन में सोचोगे अरे यार हटा सावन की घड़ा छोड़ देता हूँ इसको।
है ना। वहीं घर वाले मोटिवेट करेंगे, अरे यार क्या सुंदर परी हो गई है तू तो, जिम जाके रोज जा, है ना। तो भाई साहब आपके अंदर भी मोटिवेशन आ जाएगा। दोस्तों ने बोल दिया कि अरे भाई पहले पापा का परा था, अब तो भाई तू अलग ही हो गया है, बिल्कुल एकदम खली बली हो चुका है, गजब का तेरे में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो आपके अंदर भी मोटिवेशन आएगा कि नहीं 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 यार सही बोल रहा है, अब तो मुझे जाना पड़ेगा जिम। देन जैसे प्लेयर्स है उनके साथ आप साइन कर लो कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। तो ये भी एक तरीका है जिससे उनके अंदर मोटिवेशन रहेगा कि नहीं भाई साहब भारतीय टीम में मुझे खिलाया जाएगा। देन री इन्फोर्समेंट इंटरवेंशन, इसका मतलब क्या होता है कि आप इंसेंटिव्स और रिवार्ड्स का इस्तेमाल करो। जैसे जिम वाले करते रहते हैं, है ना, कि आप अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, उसमें प्राइजेस वगैरह मिलता है। फीडबैक, ये भी एक अच्छा तरीका है। प्रोसेस ओरिएंटेशन, इसका मतलब होता है कि गोल्स विच आर मोर इंट्रेंसिक इन नेचर, है ना। तो ओरिएंट करना अपने आप को इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ, है ना। देखो अब आजकल यूट्यूब, इंस्टा रील्स, है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स इनका ज़माना है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम देखते हैं 75 डेज हार्ड चैलेंज, है ना, अंदर से मोटिवेशन आ जाता है, कूट कूट के भरा जाता है कि अरे यार ये बॉडी बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूँ या सकती हूँ, है ना। लेकिन फिर भाई साहब जैसे आप बेड से या फिर वापस अगली रील निकालते हो, है ना, वहाँ पे मस्त खाने पीने का कॉमेडी वीडियो आ जाता है, वापस फैल के देखने लग जाते हो। तो वो क्या एक्सटर्नल मोटिवेशन है, कुछ देर रहा फिर हट गया। लेकिन एक अंदर से अगर चाह आएगी तो फिर आप लंबे समय तक एक्सरसाइज एडेरेंस पे स्टिक टू रह पाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी को कोई दिक्कत है भाई सॉल्व करो तो उसको एक्सरसाइज में दिक्कत ना आए। हेल्थ रिस्क अप्रेजल, इसका मतलब क्या होता है कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना किसी भी व्यक्ति को उसकी करंट हेल्थ के बारे में, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या उसकी अभी लेवल ऑफ फिटनेस है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं इसके लिए, जैसे BMI, वेस्ट टू रेशो, है ना, फैट परसेंटेज कैलकुलेटर। तो ये सारी चीज़ें उसकी करवाई जाए। हेल्थ एजुकेशन, एजुकेट करवाया जाए कि भाई साहब वो पहले की बात थी, है ना, कि पढ़ोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, अब उल्टा हो चुका है ना। मतलब पढ़ोगे वाले की तो वैल्यू है ही, लेकिन खेलोगे कूदोगे की भी वैल्यू है। तो इसलिए उसको एजुकेट किया जाए कि हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजीज बिल्कुल इसमें बोल बच्चन करना है। बढ़ते अपन आगे, अगला है एग्रेशन। भाई साहब एग्रेशन शब्द आते ही एक ही व्यक्ति का नाम आता है क्रिकेट की दुनिया में, वो है विराट कोहली। सो ये एक फिजिकल वर्बल बिहेवियर रहता है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल ऑफ हार्मिंग अदर। ठीक है, सामने वाले को क्षति पहुंचानी है, भले ही फिजिकली हो या साइकोलॉजी हो, है ना। देखो आपने देखा होगा कई बार धक्का मुक्की हो जाती है फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में ना, बहुत जनरल गेम्स हैं तो जिसमें धक्का मुक्की होती है, फिजिकली सामने वाले को हर्ट किया जाता है ताकि कहीं ना कहीं इसका कंसंट्रेशन टूटे और अगली गेंद पे छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाए। या फिर गाली गलौज करो पीछे से, है ना, या फिर कुछ भी बोल दो, तो उससे क्या होगा, साइकोलॉजिकल उस पर प्रेशर पड़ेगा और वो कंसंट्रेशन उसका ब्रेक होगा। अब जो एग्रेशन है 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है, लिख के रख लो VVIP। होस्टाइल एग्रेशन, इसको रिएक्टिव एग्रेशन के भी नाम से जाना जाता है, इंस्ट्रूमेंट को चैनलाइज के नाम से जाना जाता है, और असर्टिव बिहेवियर एग्रेशन। क्या क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका होस्टाइल या रिएक्टिव एग्रेशन, जिसके अंदर हम सामने वाले को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, फिजिकल या साइकोलॉजिकल। जैसे डेलिबरेटली बाउंसर फेंकना क्रिकेट में, है ना, तो आपने सामने वाले को बिल्कुल कान क्या से बाउंसर निकाली तो वो क्या हो गया, एक तरह का रिएक्टिव या होस्टाइल एग्रेशन, क्योंकि आप उसको हार्म पहुंचाना चाहते हो। इंस्ट्रूमेंटल ये पॉजिटिव रहता है ना। चैनलाइज्ड एग्रेशन है, आप चाहते हो कि आप कॉम्पिटिशन जीतो और बहुत ज़्यादा आप एंग्री नहीं होगे चीज़ों पे, जैसे एग्रेसिवली शॉट मारना, है ना, तो बिल्कुल यार ये पॉजिटिव चीज़ है। एग्रेसिवली गेंद फेंकना, एग्रेसिवली फील्डिंग करना, तो डेफिनेटली इससे आपको फ़ायदा होगा, टीम को फ़ायदा होगा। और असर्टिव बिहेवियर का मतलब है लेजिटिमेट फोर्स, और इसमें बेसिकली सिर्फ आता है साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। जैसे स्लेजिंग, स्लेजिंग मतलब वही पीछे से बुरे शब्द बोलना, है ना, या कुछ भी बोलते ना। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेयर A खेल रहा है ना, और उसका सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग चल रही है किसी बात को लेकर, ना गर्लफ्रेंड को लेकर, तो पीछे से विकेट कीपर है वो बोल रहा है अरे भाई साहब छा रहे हो आजकल तो सोशल मीडिया पे, है ना, गजब का रिस्पॉन्स मिल रहा है तुम्हें। अब उसके मन में सोशल मीडिया चलता रहेगा, है ना, उधर से सामने तेज गेंदबाज बॉल फेंक रहा है, तो वो क्या हो गया, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गया, तो हो सकता है वो आउट हो जाए। तो उसको बोलते हैं स्लेजिंग या गाली गलोच, ये सब तो नॉर्मल बातें है ही, है ना। पहले ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर बहुत करा करते थे, लेकिन जब से कोहली जी आए हैं भाई साहब सब ने, मतलब सबको उन्होंने छठी का दूध याद दिला दिया है। ठीक है, तो ये है, इसको ऐसा कैसे लिख के आना है। और इनका जो जैसे होस्टाइल का याद रखना रिएक्टिव, इंस्ट्रूमेंटल का चैनलाइज्ड। कैसे कंट्रोल किया जाए एग्रेशन, बोल बच्चन है पूरा कि आप नॉन एग्रेसिव प्लेयर्स को या बिहेवियर को प्रेस करें, है ना। जैसे कोहली बीच में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, लोग बाग धोनी धोनी करने लग गए थे, तो उनको भी पता लगा कि नहीं भाई साहब नॉन एग्रेशन को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। देन रिमूव क्लूज विच माइट एवोक एग्रेशन, तो ये देखो ऑस्ट्रेलिया ने किया था इसको,
तो जब विराट कोहली भाई साहब जैसे उसको प्रोवोक करते एग्रेसिव होकर शतक मार देता, हो सेंचुरी मार देता है ना, ऑस्ट्रेलिया वालों को समझ में आ गई कि बिड़ू भाई इसको स्लेजिंग से और ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो ऐसा कोई क्लू ही मत रखो कि ये प्रोवोक हो जाए या इवोक हो जाए। देन कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, जैसे इमेजिनेशन, सेल्फ टॉक, इनको प्रमोट किया जाए, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी सही। स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जाए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किया जाए प्लेयर का, है ना, मतलब उसको अच्छे से कोचिंग दो। देन उसके बाद एम्फेसिस ऑन द इवेंट कि भाई साहब वर्ल्ड कप का फाइनल है, ज़्यादा एग्रेशन में नहीं आना है। देन उसके बाद पीनलाइज द एथलीट, अगर भाई साहब फिर भी बार बार वार्निंग देने के बाद भी एग्रेसिव बिहेवियर रहता है तो बैन लगा दो। एंड कोच के बिहेवियर को भी काम करना पड़ेगा ना, मालूम पड़ा कोच बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है तो फिर प्लेयर्स में भी वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अब लास्ट आ जाता है अपने पास साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। तो पहला है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब क्या है कि हम कैसे अपने आप की वैल्यू करते हैं, कैसे हम अपने आप को देखते हैं जब हम कांच में देखते हैं। नाउ इट इज़ बेस्ड ऑन ओपिनियन, बिलीफ अबाउट आवर सेल्स। वी माइट ऑल्सो थिंक ऑफ दिस इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम को आप रिलेट कर सकते हो एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो क्या क्या सेल्फ एस्टीम में आता है, बिल्कुल ये इमेज में आप देख सकते हो। फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस, हाउ यू सी योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हाँ भाई सब घर में सब अच्छे से बात कर रहे हैं। साइंस यू हैव सो लो सेल्फ एस्टीम, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला है आपको खुद में ट्रस्ट नहीं है। सेकंड है कि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो। थर्ड है यू एंगेज इन पीपल प्लीजिंग बिहेवियर, है ना, तो आप एंगेज कर रहे हैं अपने आप को पीपल प्लीजिंग में, दूसरों की चाटुकारिता करने में। देन यू फील लिटिल कंट्रोल ओवर योर लाइफ, आपको लगता है यार मेरी ज़िंदगी तो मेरे हाथ में नहीं, कोई और कंट्रोल कर रहा है। और लास्ट है यू डोंट रीइंफोर्स बाउंड्री, ठीक है। तो आप मतलब कोई भी आपको कुछ भी सुना के निकल रहा है तो उससे भी आपको क्या हो जाता है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है। अब अगला आ जाता है मेंटल इमेजरी, है ना। बेसिकली ये सेम ही है सेल्फ एस्टीम की तरह से ही, लेकिन थोड़ा सा जो अपन इसकी डेफिनेशन उसको देख लेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग इन माइंड, तो अपने दिमाग के अंदर चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन दैट आर नॉट करेंटली बीइंग सेंस बाय सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो मेंटल इमेजरी क्या है, अभी सिर्फ वो हमारे दिमाग में है, अभी हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। कॉमन एग्जाम्पल इज़ डे ड्रीमिंग, ठीक है। जैसे आप सपने देखते हो कि अरे यार आईआईटी बॉम्बे की क्लास कैसी रहती होगी, बड़ी सी उसमें स्क्रीन रहती होगी, है ना। देन पोडियम पे लोग टीचर पढ़ाते होंगे, वो 3 इडियट में जैसा क्लासरूम बताया जाता है वैसा होगा। तो ये सब क्या है, अभी आप सेंस नहीं किया है, अभी आप 12वीं में हो, आईआईटी का एग्ज़ाम देना है, लेकिन मन में एक इमेज बन रही है। नाउ अनदर इज ऑफ द पिक्चर सीन बाय एथलीट ड्यूरिंग ट्रेनिंग और बिफोर कॉम्पिटिशन, आउटलाइनिंग ईच स्टेप, ताकि वो अपने गोल को कंप्लीट कर सके ना। अब ये देखना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप जब तक सपने नहीं देखोगे तब तक कैसे उसको अचीव करोगे। देन उसके बाद सेल्फ टॉक, बहुत ही आसान है, नाम में ही छुपा हुआ है कि अपने आप से बात करना। या आप किससे बात करते हो, बेसिकली अपनी इनर वॉइस से, है ना। कांच में देख के भाई कैसा है, अरे आज तो गजब का दिख रहा है, क्या लगा के आया है, अरे कल ही पाउडर खरीदा था वो लगा के आया है ना। तो ये क्या है, बेसिकली सेल्फ टॉक है। क्या फ़ायदा होगा इससे, तो इससे बेसिकली फ़ायदा आपको यही होगा कि जब आप खुद से बात करते हो तो आपको अपनी कमियां पता लगती है, आपको पता लगता है कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ मैं अच्छा हूँ, है ना। तो कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और कमियां भी पता लग जाएगी। और लास्ट आ जाता है गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग मतलब क्या होता है कि आप अपने लिए गोल बनाते हो, आप अपने लिए एक प्लान बनाते हो और उसको आप फिर फॉलो करते हो। अब इसके अंदर SMART इस कीवर्ड का आप यूज़ कर सकते हो। S मतलब स्पेसिफिक, ठीक है, तो बिल्कुल रियल नंबर्स में आपको गोल रखना है। क्या, 2 चैप्टर फिजिक्स के पढ़ लूँगा। मेजरेबल, तो ऐसा गोल रखना है जिसको मेज़र कर सकते हो, है ना, जैसे 2 चैप्टर कर सकते हो। अटेनेबल, है ना, अब ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरी किताब पढ़ लूँगा, तो वो तो बहुत मुश्किल है, तो अटेनेबल गोल्स रखना है। रियलिस्टिक भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि रियल हो गोल, ऐसा नहीं है कि भाई साहब कुछ भी मन से बना लिया। और टाइम बाउंड हो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल टाइम लिमिट भी रखना है, एक दिन में करना है ना। अब यूँ सोच लो एक चैप्टर कर लूँगा, भाई कब तक कर लोगे, है ना। तो गोल का मतलब हो गया कि टाइम बाउंड रहना चाहिए। तो ये था अपना ये वाला चैप्टर। अब देख लेते हैं सैम्पल पेपर के क्वेश्चन। आसान सा लड्डू क्वेश्चन इस बार के सैम्पल पेपर में ये रिएक्टिव एग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसको अपन बोलते हैं हॉस्टाइल एग्रीगेशन। इंस्ट्रूमेंटल कौन सा रहता है, चैनल्ड वाला। देन मैच करना है अपने को। सो एक्स्ट्रा वर्जन क्या हो जाएगा, एंथुसियाज्म, ठीक है। देन कॉन्सेंट्रेसनेस हो जाएगा आपका रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एग्रीबलनेस मतलब कंपेशनेट उसका बिहेवियर रहना चाहिए। और न्यूरोटिसिज्म मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी होना चाहिए, एंगर वेंगर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लगा सकते हो। सिर्फ आपको 4 का इमोशनल स्टेबिलिटी भी पता हो ना तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसको याद कर लेना क्योंकि सिंपल पेपर में आया था अब की बार। डिफ्रेंशिएट करना इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है अपन ने, फिर भी एक टेबल है ना। जैसे आप इंट्रोवर्ट में बोल सकते हो कि अपने रिजर्व्ड कैरेक्टर रहता है,
जबकि एक्सट्रोवर्ट वाला सोशलाइज रहेगा, ये सेल्फ अवेयर रहेगा और यहाँ पर है ना बहुत आसानी से अननोन लोगों से मिल लेगा एक्सट्रोवर्ट वाला। ये थिंक बिफोर एक्टिंग, ये एक्शन ओरिएंटेड रहता है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं और बाकी जो अपन ने लेक्चर में यूज़ करें उन वालों को भी आप यूज़ कर सकते हो। पर्सन हु लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू कंसेप्ट कैटेगराइज्ड है, तो उसको अपन बोलेंगे ओपननेस, है ना, नई नई चीज़ें सीखना चाहता है। देन उसके बाद 4 बेनिफिट्स आपको बताने सेल्फ टॉक के, उम्मीद है आप आराम से बता दोगे, कमेंट बॉक्स में इसको बताना आप। देन टेबल आपको बताना है जिसमें आप बिग 5 थ्योरी के 3 कैरेक्टर्स को बता रहे हो, तो उम्मीद है ये भी आप आराम से बता दोगे, अपन ने अच्छे से टेबल देखी थी। ओशन वाला एग्रेशन क्या होता है आराम से आप बता सकते हो, और ये एग्रेशन के 3 पार्ट्स पे आपको लिखने रहेंगे। तो पिछले 3 साल के सैम्पल पेपर तो हमने कवर कर लिए है। देन MCQs देख लेते हैं, कुछ वर्ड पर्सनैलिटी डिराइव किया है लैटिन वर्ड पर्सोना से। देन उसके बाद ट्रेट्स ऑफ हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब जो रहता है यह रहता है एक्सट्रोवर्ट में। देन ट्रेट ऑफ एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, ये दिया गया था किसके द्वारा, जंग भाई साहब के द्वारा क्लासिफिकेशन दी गई थी, जबकि शेल्डन ने क्लासिफिकेशन दी थी एंडोमॉर्फिक, है ना, और वो वाली एक्टो मेजो। देन इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट गिवन बाय जंग, ठीक है। बिग 5 थ्योरीज नॉन एज 5 फैक्टर मॉडल भी इसको बोलते हैं, ये भी याद रख लेना। और एक और वो ओशन मॉडल तो उसको बोलते ही हैं। देन बिहेवियर कैरिड आउट बाय इंटेंशन ऑफ हार्मिंग अदर, ठीक है। तो आप चाहते हो कि सामने वाले को आप हार्म कर दो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है एग्रेशन, ठीक है। दैन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एनी फिजिकल बिहेवियर इंटेंशनली एम्ड एट टू इंजर अदर, इसको बोलते हैं होस्टाइल एग्रेशन। दैन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, इसका आपको आंसर करना है, एग्रेशन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में इसको आंसर कीजिएगा। और अब देख लेते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो क्या मीनिंग है पर्सनालिटी का, और 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आराम से बता सकते हो। बिग 5 के कोई भी 3 बताने, और पर्सनालिटी की डेफिनेशन की डिराइव फ्रॉम वर्ड पर्सोना, इसका मतलब होता है मास्क वगैरह, ठीक है। तो ये आपको अटेम्प्ट करना है, और कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो जरूर से आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।